बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मुझ समेत तमाम लोगों का ये एक ख़याल भी है, ख्वाहिश भी है और हमारे अमाल भी ऐसे हैं। हम तमाम के तमाम लोग जन्नत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, मगर हम में से कोई भी एक शख्स मरने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। हमारा हुक्मरान ये चाहता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसे कि जन्नत में होगा, मगर वो अपने आप को मारने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की भरमार कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर अवाम की नाक से लकीरें निकाल दी गई हैं, एड़ियां रगड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। एक भी शख्स कोई ऐसा नहीं है जो खुशी से, आराम से, सहूलत के साथ अपने बिस्तर के ऊपर सोता होगा। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने रिस्क की तलाश में निकलता होगा और अपने कुंबे के लिए उतना ही रिस्क लेकर वापस घर में जाता होगा जितनी उसकी ज़रूरत है। IMF की तरफ से हमने तमाम चीज़ें पूरी कर दी। हमने अपने लोगों के ऊपर 215 अरब का नया टैक्स भी थोप दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में यानी कि 80% हम अदा करते हैं, बाकी का जो 20% है उसको गले के ऊपर छुरी रखकर वो आवाम से निकलवाया जा रहा है। बेशतर लोग हैं जो कि आवाम समझती है कि गले में फंदा डाल लेना ज़्यादा सहल है इस दुनिया में, इस मुल्क में जीने के लिए। हमारा हुक्मरान कौन है? हमारा हुक्मरान वो है जो आवाम के ऊपर तो ये बात करता है कि गरीब के ऊपर बोझ नहीं आएगा, मगर 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं उन 10 करोड़ लोगों के अलावा जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक तरीके से अपने कुंबे को फराहम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिर्फ चंद फीसद ऐसे लोग हैं जो कि अशराफिया में समझे जाते हैं, जिन्हें शायद महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस की भरमार के बाद हमारा सरमायाकार शदीद मुतासिर हो रहा है, हमारा कारोबारी शख्स शदीद मुतासिर हो रहा है, हमारे सनतकार मायूसी के आलम में। बेहद सरमायाकार जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक से आए थे वो वाइंड अप करने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 50 साल से ज़ायद अरसा गुजारने के बाद शेल कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर से अपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया और उसके ज़िली इदारा जो शेल पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन है वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा है। मगर हमारा हुक्मरान ये समझने से कासिर है। न जाने कौन है जो हुक्मरान है, न जाने कौन है जो फैसले करता है, न जाने कौन है जो अवाम के ऊपर मुसल्लत करता है। हमें कोई भी सच बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बैठे जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं या उनके बच्चे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं, यहाँ से माल समेटते हैं, मगर कोई भी इस धरती के लिए टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे टैक्स के ऊपर ये अशराफिया ऐश करती है, हमारे टैक्सेस के ऊपर ये गवर्नमेंट चलती है, हमारे टैक्सेस के ऊपर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चलता है, मगर गरीब को देने के लिए धेला नहीं है। बार बार ये बात की जाती है कि गरीब के ऊपर बोझ नहीं आएगा। गरीब के ऊपर बोझ नहीं आ रहा तो बताइए फिर किसके ऊपर इन टैक्सेस का बोझ आ रहा है? IMF की कौन सी ऐसी शर्त है? बार बार IMF अपनी शराइत हमारे सामने रखता है और हमारा हुक्मरान कभी कहता है वट इलेक्शन और कभी हमारा हुक्मरान ये कहता है वट IMF। इस वट IMF के पास ही आप बार बार जाते हो, तरले करते हो, मगर बार बार वो आपके सामने एक नई शर्त रखता है। और अब की बार भी हमें कहा जा रहा था कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर IMF वालों ने हरी झंडी नहीं दिखाई। उन्होंने अब की बार भी कोई ऐसी शर्त रख दी है जो शायद पूरा करना मुश्किल हो जाएगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहरान की क्या सूरत हाल है? इतना संगीन बहरान है कि हमारे इदारों के दरमियान और हमारी गवर्नमेंट के दरमियान इख्तियारात की रस्साकशी है। हमारी गवर्नमेंट के दरमियान और हमारे बड़े इदारों के दरमियान एक टेंशन की फ़िज़ा है। पाकिस्तान के अंदर शदीद माली मसाइल हैं। हमारे यहाँ कोई भी एक ऐसा इदारा नहीं बचा जो कि सालसी का किरदार अदा कर सके। तो जहनों में सवाल उठता है कि फिर आखिर हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान कौन चला रहा है? हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान कोई हाकिम नहीं चला रहा, कोई सियासी जमात नहीं चला रही, बल्कि ये मुल्क अल्लाह के आसरे पर चल रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर सैलाब आते हैं तो उसके लिए मखसूस फंड नहीं कभी भी रखा जाता, अल्लाह हमें बचाता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई बड़ी आफत और आ जाती है तो उसके लिए मखसूस फंड नहीं हमारी गवर्नमेंट रखती, वो भी अल्लाह हमें बचाता है। अल्लाह ही इस मुल्क को चलाया जा रहा है। हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के फैसले नहीं करते। पाकिस्तान के फैसलों के लिए या फिर लंदन का इंतखाब किया जाता है या फिर दुबई के लग्जरी हाउसेस के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, उनके विलास के अंदर जाकर पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली के ऊपर फैसले किए जाते हैं। आज तक हमारा हुक्मरान कभी ये नहीं बता सका कि हमारा इलेक्शन, हमारा आम इंतखाब हमारा आईनी तकाजा है और ये आईनी साल है। ये साल ऐसा है जिसमें असेंबली तहलील होनी चाहिए,
आम इंतखाब के जनरल इलेक्शन के मुंतज़िर सभी हैं, मगर कोई भी ये बताने से कासिर है कि आखिर इंतखाब होगा तो फिर कब होगा। IMF तो हमें बिल्कुल पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। एक वाहिद उम्मीद हमारी अदलिया थी। हमारी अदलिया से यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर जो एक अवाम के अंदर शायद गम गुस्सा भी है, मगर एक जो बहरान है, लोग अपने प्यारों की शक्लें देखने के लिए तरस रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़ेह अहकामात को फैसला सादिर करके छुट्टी पर जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट के बाद कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, बेंच फुल कोर्ट होना चाहिए, वो ये मुनासिब समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि छुट्टी के बाद दोबारा से जब इस केस की समाअत होगी तो बेंच दोबारा से टूट जाएगा और न जाने फिर इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बार बार कहा जा रहा है कि जिसने भी 9 मई के सान्हे में अपना रोल प्ले किया उसे आर्मी एक्ट के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये वकील हैं अजीज भंडारी साहब, उनकी तरफ से इंकशाफ हुआ कि जितनी भी FIRs दर्ज की गई हैं उसमें दिलचस्प बात यह है कि लोग तो उठा लिए गए हैं, मगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा किसी भी FIR में नहीं लगाई गई है। इसके बाद रशियन जहाज़ है। हमारे यहाँ बड़ी उम्मीद थी कि रूसी जहाज़ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कुछ कम होगी, हम जैसे तमाम आम शहरियों को, पूरे पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिलेगा पेट्रोल और डीज़ल की मद में। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो सका। बार बार कहा जा रहा था कि रूसी जहाज़ आएगा तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ पूरे सार्फिन को, पूरी कौम को मिलेगा और आप लोग बल्ले बल्ले करेंगे, वाह वाह करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके पास डीप कन्वर्जन बिल्कुल नहीं है। इंडिया की बार बार मिसालें दी जाती हैं कि इंडिया भी रशियन तेल मंगवा रहा है और वहाँ के सारिफ को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया के अंदर जो रिफाइनरीज के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे डीप कन्वर्जन्स कहा जाता है। उसके मतलब ये है कि वो रूसी जहाज़ जब खाम तेल वहाँ से आता है तो खाम तेल को इतना वो ज़बरदस्त तरीके से उसको क्लियर करते हैं कि उसमें फर्नेस ऑयल कम निकलता है, जबकि पेट्रोल और डीजल ज़्यादा मिकदार में निकलता है। पाकिस्तान में हमारी रिफाइनरीज में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, उसी पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिफाइनरीज के अंदर तेल को लाया जा रहा है, साफ़ करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा हो रहा है, मगर डीजल और पेट्रोल की मद में ना तो सारिफ को रिलीफ मिलेगा और ना ही कुछ फायदा हमें हासिल होने वाला है। देखना ये होगा कि गवर्नमेंट ये तवील मुद्दत के ऊपर जाकर रशियन जहाज यहां पर लेकर आती है या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को जदीद करने की कोशिश करती है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।